Good morning, all of you. Once again, welcome back in our ninth class video lecture. I'm going to continue with my chapter, history chapter, lesson number 1, French Revolution. जैसा प्रीवियस वीडियो में हमने एंड किया था कि टेनिस कोर्ट में जा कर के जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने नेशनल असेंबली बनाया था और उन्होंने ये कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं फ्रांस के लिए। और फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो राजा की पावर्स को लिमिटेड करना चाहते थे। अब हम कुछ मैप के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैप स्किल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर से आता है। तो मैप स्किल के लिए हम देखते हैं मैप। सी द मैप ऑफ फ्रांस। फ्रांस का मैप बता रखा है। इसमें एरोज जो हैं वो एरोज आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पीजेंट्स डिफरेंट प्लेसेस में फैले और उन्होंने इस रिवोल्यूशन को स्प्रेड किया। यहाँ पर कुछ प्लेसेस के नेम बता रखे हैं, बॉर्डोग्स, नैंटेस, पेरिस, मर्सलीज। इस मैप में देखिए आप, ये भी फ्रांस का मैप है। इसमें भी सेम थोड़ा एनलार्ज मैप है ताकि आपको जो प्लेसेस है वो ढंग से दिख सके। ये रहा आपका बॉर्डोक्स, ये रहा नैंटिस, ये रहा पेरिस, ये रहा आपका मर्सलिस। और भी दूसरे प्लेसेस हैं, जैसे ब्रेस्ट भी आता है, पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आएगा कि आपको पहले इंसिडेंट्स बताएंगे, इंसिडेंट की कुछ डिस्क्रिप्शन बताएंगे। आपको पहले प्लेस का नाम फाइंड आउट करना पड़ेगा और देन यू हैव टू बी लोकेट ऑन फ्रांस मैप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना। मोनार्ची वर्ड का किसी ने कमेंट किया था, मोनार्ची वर्ड क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको रिप्लाई दिया था कि मोनार्ची का मतलब होता है किंग का रूल, यानी राजा का शासन। अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची कर रहा है, यानी पहले राजा अपनी मर्जी से कर रहा था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है तो राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा, अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना दिया 1791 में। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च। मेन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एम। इसका मेन ऑब्जेक्ट था राजा की पावर को कंट्रोल करना। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन person were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. इसमें ये कहा गया है कि पावर्स को किसी एक के हाथ में नहीं रखा गया, उसकी पावर्स को बांट दिया गया था डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से शॉर्टली मैं बता देता हूँ। लेजिस्लेचर होता है जिसमें लॉज बनते हैं, जैसे हम कह सकते हैं पार्लियामेंट। यहाँ पर क्या है लेजिस्लेचर? नेशनल असेंबली। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो उस लॉज को फॉलो करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर किंग का नाम दिया हुआ है या और मिनिस्टर्स के नाम दे रखे हैं। जुडिशरी भी इसमें आ जाता है। तो अभी एट प्रेजेंट हम किसको कहते हैं? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब लॉज को फॉलो करवाते हैं। जुडिशरी इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्शन हो जाए या कोई एक्सप्लेनेशन करना पड़े कॉन्स्टिट्यूशन के लोग, जो हम पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। जुडिशरी एक्सप्लेन करता है और सिटीजन्स के राइट्स की प्रोटेक्शन करता है और गाइडलाइन देता है। दिस मेड अ फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इसके थ्रू ये फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में बदल गया। फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। फिगर नीचे जो फ्लो चार्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सी द फ्लो चार्ट। इसमें भी तीनों चीजें बता रखी हैं। एग्जीक्यूटिव ये रे, इसमें किंग है, मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेचर जिसमें नेशनल असेंबली है, और जुडिशरी अभी जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने। यहाँ पर ये बता रखा है नीचे, एक्टिव सिटीजन्स,
entitled to vote about 4 millions of a population of 26 millions active members। ये मेंबर वोट करते थे, इलेक्टर्स को चुनते थे, इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। उन्हीं में से ये किसको कंट्रोल करते थे? मिनिस्टर्स को और किंग को। और ये जजेस को भी वोट करते थे। इसमें पैसिव सिटीजन्स के बारे में बता रखा है, नो वोटिंग राइट्स। पैसिव सिटीजन्स के पास में वोटिंग का राइट नहीं था। अबाउट 3 मिलियंस मैंस थे इसमें, और वुमेन्स, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स। तो राजा अपनी मर्जी से कोई भी शासन नहीं चला सकता था। उसको पहले, जैसे भी आपने देखा है कि टैक्सेस बढ़ाने के लिए उसे नेशनल असेंबली से परमिशन लेना पड़ा, और उसके बाद में अगर उसने परमिशन देती है तो वो अपने लॉज को आगे फॉलो करेगा। Constitution of 1791 vested the power to make a law in the National Assembly। Constitution 1791 ने पावर किसके हाथ में दे दी? नेशनल असेंबली के। Which was indirectly elected, जिसमें जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। जैसा अभी भी हम कहते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट है, राज्यसभा में इनडायरेक्टली मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स who in turn choose the assembly। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि हम वोट करते हैं इलेक्टर्स को, जैसे हमारे यहाँ से आप कह सकते हैं कि एमएलएस जाते हैं और फिर वो बाद में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए वो इलेक्शन करते हैं। Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid tax equal to at least 3 days of labor wages were given the status of active citizen। यहाँ बता रहे हैं कि सभी को वोट देने का राइट नहीं था, केवल वही पर्सन जो 25 ईयर्स से ऊपर हो और वो 3 दिन का लेबर वेजेस पे कर सकता हो। दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, उन्हीं को वोट देने का राइट था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन्स वर क्लास्ड एज अ पैसिव सिटीजन। बाकी बचे हुए जो वुमेन्स हैं और सिटीजन्स हैं या मैन्स हैं वो पैसिव के फॉर्म में काम करेंगे। पैसिव मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टोरल एंड देन अ मेंबर ऑफ असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। इलेक्टर बनने के लिए और असेंबली में मेंबर बनने के लिए मैन को सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर बनना पड़ता था। यहाँ पर एक टैबलेट बता रखा है जिसमें वुमेन्स ऊपर हैं, जैसा कि अभी हम सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सिटीजन्स के राइट के बारे में बता रहे हैं जो कि सबको मिलता है। दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा था इस तरह से, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन से। जैसे हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रेम्बल से, जिसमें हमने हमारा पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर भी है उसमें हम जैसे स्टार्टिंग पॉइंट प्रेम्बल कहते हैं, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के मेन वर्ड्स के बारे में बताते हैं। फ्रीडम है ना, फ्रीडम, लिबर्टी, सोविजेंट, सेक्युलरिज्म, इन सब वर्ड्स के बारे में हमें एक्सप्लेन मिलता है शॉर्ट में। तो इसी तरह से यहाँ पर ये बिगनिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, यानी कौन कौन से राइट्स हैं। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचार रखने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने बराबर रहना, वर स्टैब्लिश एज अ नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। ये इस तरह से स्टैब्लिश किया गया है कि इन राइट्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। इसलिए बिलोंग करता है ह्यूमन बींग के जन्म से ही और इसे हटा नहीं सकते। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि उसे प्रोटेक्ट करे। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, यहाँ कुछ सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आया था हमारा कई बार सिंबल्स के बारे में कि सिंबल्स किसको शो कर रहे हैं। तो पहला सिंबल है हमारा ब्रोकन चेन। चेन वर यूज टू फैटर स्लेव्स। चेन बता रही है, चेन किसको बिलोंग करती है? स्लेव यानी गुलामी को। अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। टूटी हुई चेन किसको बता रही है? फ्रीडम को। नेक्स्ट है
द बंडल ऑफ रॉड्स और फैक्सेस यानी लकड़ियों का गट्ठर। वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन, एक रॉड टूट जाती है। बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, पूरी बंडल नहीं टूट सकता। जैसे कि हमारे हिंदी में भी कहावत है कि एक स्टिक को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन बंडल्स में रहेंगे तो वो स्टिक्स नहीं टूट सकती, यानी यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है, जैसा हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट सिंबल है द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट्स। ट्राइंगल के अंदर आंख जो कि लाइट फैला रही है। द ऑल सीइंग आईज स्टैंड फॉर नॉलेज, आईज किसके लिए है? नॉलेज के लिए। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, जो सन की लाइट्स हैं वो क्या कर रही हैं? अज्ञानता के अंधकार को दूर कर रही हैं, यानी रोशनी फैला रही हैं। नेक्स्ट है हमारा सेप्टर। सेप्टर, सेप्टर क्या है? सिंबल ऑफ रॉयल पावर यानी स्टिक। दंड, हिंदी में हम दंड कहते हैं, ये रॉयल पावर को शो कर रहा है। नेक्स्ट सिंबल है स्नेक का। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, स्नेक अपनी पूंछ को खा रहा है। सिंबल ऑफ एटर्निटी, एटर्निटी का मतलब होता है कि एंड नहीं होना उसका, हमेशा रहना। अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नोर एंड, रिंग का कहीं से एंड पता नहीं चल रहा है और स्टार्टिंग भी पता नहीं चल रहा है, तो यानी जो राइट्स हैं उनका कोई एंड नहीं है, वो हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट है रेड फिग्रियन कैप। कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकम फ्री, कैप शो कर रही है कि फ्री है। स्लेव इसको पहन करके अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। जैसे कि अभी भी हम कह सकते हैं कि हम लोग गांधीयन कैप पहनते हैं, जो कि गांधी के विचारों को स्प्रेड करता है, एक्सप्रेस करता है कि हम गांधी के विचारों को मानते हैं। उसी तरह से ये रेड कैप पहन करके लोग शो करते थे कि वो राजा के शासन से फ्री है। नेक्स्ट है हमारा ब्लू वाइट रेड, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो फ्लैग है उसमें ये इस कलर को सिंबल बनाया गया है, ब्लू वाइट रेड। जैसे हमारे फ्लैग में भी है, आप देख सकते हैं, ऑरेंज है ना, वाइट एंड ग्रीन, ये कलर कुछ ना कुछ सिंबल्स को शो करते हैं। नेक्स्ट है अ विंग्ड वुमेन। वुमेन के उड़ती हुई वुमेन, परी कह सकते हैं हमें, है ना, एंजल कहते हैं। ऐसा ही आपने टैबलेट पे भी देखा था, अभी मैंने बताया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट में, राइट साइड में वुमेन थी। ये लॉ, ये आपको लॉ बता रही हैं, पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी ये लॉ को बता रही हैं। ऐसा ही सिंबल आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में भी है, वुमेन्स जिसके हाथ में तराजू रहता है और आंखों पर पट्टी रहती है, वही क्या शो करती है कि लॉ सबके लिए बराबर है, वो रिश्तों में कोई भेदभाव नहीं करती है, चाहे वो राजा हो चाहे वो एक कॉमन पीपल हो। नेक्स्ट है टैबलेट, ये भी हमने शो किया था आपको पहले भी। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल, ये टैबलेट शो करता है कि सबके लिए बराबर है लॉ, और ऑल आर इक्वल बिफोर इट, इसके सामने सब बराबर हैं, चाहे राजा हो चाहे सिटीजन हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रांस एबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस ने मोनार्ची को छोड़ा और वो रिपब्लिक बन गया। इंडिया इज़ आल्सो रिपब्लिक कंट्री, जैसा हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? आपको पता है कि हमारा जो किंग है, जैसे प्रेसिडेंट है, वो कोई हेरिचरी नहीं है, वो जनरेशन टू जनरेशन नहीं बनता है, उसका इलेक्शन होता है और किसी और दूसरी पावर के अंडर में काम नहीं करता है। नाउ द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस, सिचुएशन जो यहाँ थी वो टेंस हो गई। ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स ऑल्दो लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस दौरान लुइस 16 को कॉन्स्टिट्यूशन पे तो साइन करना पड़ा। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्शिया, वो चुपके से किंग ऑफ पर्शिया के साथ में मिल गया। नेगोशिएशन का मतलब होता है ये जो ग्रुप है जो डेमोक्रेसी नहीं चाहता था, जो चेंजेस फ्रांस में आ रहे हैं उसको नहीं चाहता था। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग countries too were worried by the development in France and made plan to send troops to put down the event that had been taking place there since the summer of 1789। वो राजा, पड़ोसी राजा जो
जो डेवलपमेंट हो रहे थे फ्रांस के अंदर इस तरह के, वो उससे चिंतित थे, उनको बहुत टेंशन हो रही थी और वो प्लान कर रहे थे कि यहाँ पर सेना भेजी जाए और इसको दबाया जाए या इसको स्टॉप किया जाए. बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली voted in April 1792 to declare war against Persia and Austria. ये सब होता उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में डिक्लेयर कर दिया कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई करी जाए. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स thronged from the provinces to join the army. They saw this as a war of people against king and aristocrats all over यूरोप. ये वो शो कर रहे थे कि इसमें जितने भी प्रोविंस के लोग थे उन्हें आर्मी में शामिल किया गया और ये बता रहे थे कि ये लोग क्या करेंगे. ये वो लड़ाई है जिसमें वो किंग्स के खिलाफ और एरिस्टोक्रेटिक पावर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. एरिस्टोक्रेटिक का आगे भी एक्सप्लेन आएगा, आपको पढ़ेंगे. एरिस्टोक्रेटिक वो होते हैं जो अपने आइडियाज़ को चेंज नहीं करते हैं, जो भी डेवलपमेंट होता है उससे चेंज नहीं होते हैं. वो अपने, इसको हिंदी में रूढ़िवादी कहते हैं, जैसे हमारे पूर्वज लोग होते हैं जो कि जल्दी से चेंजेस को मानते नहीं हैं. जैसे वो लोग कहते हैं कि राजा ही शासक होना चाहिए, राजा के पास ही पूरी पावर होनी चाहिए, इस टाइप से. अमॉन्ग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे sang was the Marseillais. उन सब ने मिलकर के वो जो उनका नेशनल एंथम है मर्सली गाया, कंपोज बाय पोएट रॉजर डी एल एस्ली. ये याद रखना है किसने इनका नेशनल सॉन्ग बनाया था. जैसे हमारा नेशनल सॉन्ग किसने बनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. तो इनके कौन है, पोएट रॉजर डी एल एस्ली. इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय volunteers from Marseille as they march into Paris and so got its name. ये पहली बार गाया गया था मर्सलीज में और ये मार्च करते हुए पेरिस की तरफ जा रहे थे, इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ा है. तो मर्सलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. मर्सली नेशनल एंथम है फ्रांस का. द रिवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल. ये जो क्रांति का लड़ाई था इससे लोगों को बहुत ही लॉस हुआ. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and keeping after their families. यह बता रहे हैं कि मेंस तो फ्रंट पे लड़ाई कर रहे थे और वुमेन्स के पास में बहुत बड़ा टास्क था जो कि वो अपने परिवार को संभाल रही थी और फैमिली के लिए अर्निंग कर रही थी. लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विक्स्ड that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political right only to the richer section of society. अधिकतर जो सेक्शन था ग्रुप का लोगों के, उनका ये मानना था कि इस लड़ाई से कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है 1791 वो केवल अमीरों को ही राइट देगा. पॉलिटिकल क्लब बिकम एन इम्पोर्टेंट rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own form of action. Political clubs बनने लग गए, वहाँ पर important rallying points बनने लग गए, यानी वो पॉइंट्स पे डिस्कस करने लग गए और एक्शंस पे डिस्कस करने लगे कि किस तरह की प्लानिंग करें और एक्शन लें ताकि उन्हें भी राइट्स मिल सके. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबियन. इसमें सबसे बड़ा क्लब का नाम आता है जैकोबियन. जैकोबियन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है हमारा. विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस. उसका नाम फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जैकोब जो कि पेरिस में थे उनके नाम से लिया गया है. वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव
थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब। वुमेन्स भी इस पीरियड के अंदर उन्होंने भी अपने क्लब बनाए थे। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड। सेक्शन 4 जो इस चैप्टर का है उसमें उनके डिमांड्स के बारे में बात करेंगे। द मेंबर ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैकोबियन क्लब के मेंबर जो थे वो कम अमीरी वाले लोग थे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मीडियम क्लास के लोग। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmaker, printers, as well as servant and daily wages worker। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से पर्सन्स जो कि जैकोबियन क्लब में इंक्लूड थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी। इनके लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी थे। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबियन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर सिमिलर टू दोज worn by the dock वर्कर्स। इनके लोगों ने अपनी एक ड्रेस बनाई जिसमें उन्होंने ये स्ट्रिप वाली ड्रेस जो देख रहे हैं वो मेंस कैसे पहने हुए, लाइंस वाली, जो कि डॉक यार्ड में पहनते थे लोग। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वॉर नी ब्रिचेस इट। इसमें बताया गया है कि ये उनको सेपरेट करेगा इन क्लब के मेंबर्स को, जो अमीर लोग पहनते थे नी ब्रिचेस यानी घुटने तक वाली ड्रेस। See the pictures of dresses, Jacobean club. Men wear this like this. Men wear this and women wore this. Now I'm going to end my video. I hope you have find out the questions and making the questions and try to make the answers. टैली करते रहिए। बैकवर्ड साइड में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे आज मैंने मैप का बताया है, इंटरनल क्वेश्चंस को रेडी करिए। इसमें जैकोबियन क्लब्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और आपको बता सकते हैं नेशनल असेंबली क्या थी ना, टेनिस कोर्ट ओथ क्या था, पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, इन सब पे डिस्कस करना है आपको और नोट्स बनाने हैं। सो गॉड ब्लेस यू, कीप हेल्दी, स्टे एट होम एंड हैप्पी।